आज हम लोग पॉपुलेशन के विषय में बातचीत करेंगे, यानी जनसंख्या। ये एक बहुत ही मौजू टॉपिक है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और इसकी जानकारी और इसका विश्लेषण आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ये 15 नवंबर 2022 का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 मिलियन मतलब 8 अरब हो गई। 15 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब मतलब 8 बिलियन तक पहुंच गई। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे, इस पे हम लोग आगे इसमें बातचीत करेंगे। अगर आप इतिहास में जाएं तो 1804 में जो दुनिया की आबादी थी वो 1 अरब थी, मतलब 1 बिलियन थी। 1 अरब लोग थे 1804 में। लेकिन धीरे धीरे 1804 से 2022 आते आते ऐसा क्या हुआ कि ये 1 से 8 गुना जनसंख्या बढ़ गई। और ये भी आपको जानकारी होगी कि बहुत जल्दी जो भारत है, भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। तो भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब 1804 में 1 अरब लोग थे, लेकिन तब से अगर आप देखें कि ये 1804 और 2022 के बीच में एक तो जो जीवन की औसत आयु है, जो जीने की औसत आयु है, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। और चूंकि अस्पतालों का नेटवर्क खड़ा हुआ, ये जो लैब हैं जो टेस्ट करते हैं बीमारियों का, उनका पूरा नेटवर्क 17वीं शताब्दी से फैलने लगा और बहुत सारे टीके बने, बहुत सारी दवाइयाँ बनी। तो उससे लोगों की जो औसत उम्र थी, औसत उम्र बढ़ी। तो औसत उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब बढ़ी तो निश्चित रूप से कि 3 जनरेशन एक साथ एक परिवार में मौजूद रहने लगी। तो इससे भी जनसंख्या में इजाफा हुआ। चाइल्ड मोर्टालिटी है ना, कि जैसे पैदा होते ही जो बच्चे मर जाते थे, है ना, 1000 में बहुत कम बच्चे बचते थे। लेकिन अब कम से कम मुझे लगता है कि 975 तक बच्चे 1000 में जो पैदा होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि को बल मिला। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ग्रेन्स, है ना, सभी के लिए भोजन की जो उपलब्धता हुई, खेती में जो बदलाव आए, पैदावार बढ़ी। और जो मनुष्य ने समुद्री संसाधनों का या नदियों का जो दोहन करके और वहाँ से मछली और दूसरे खाद्य पदार्थ पैदा किए, उससे भी सभी को भोजन मतलब खाद्य संकट कम हुआ। ऐसा नहीं है कि खाद्य संकट खत्म हो गया, लेकिन खाद्य संकट कम हुआ और लोगों को भोजन मिलने लगा। उससे भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा, फर्टिलिटी रेट जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो कम हुआ है। कि जैसे आज से 30 साल पहले अगर आप देखें, किसी भी गांव में चले जाएं तो एक परिवार में 5, 6, 7, 8 भाई बहन होना कोई असामान्य बात नहीं थी, वो बहुत नॉर्मल था। और मैंने तो एक महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट में
ये सुना कि एक व्यक्ति, वहाँ मैं गया था तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति है उसके 20 बच्चे थे उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो फर्टिलिटी रेट कम हुआ, क्योंकि इसके पीछे महिलाओं का सचेत होना, पुरुषों का सचेत होना, और वो कारण तो है ही। दूसरा, जब महिलाएं शिक्षित होने लगी और वो काम करने लगी, घर से बाहर निकल के जब वो काम करने लगी, तो इसका भी असर जनसंख्या वृद्धि पे पड़ा और अब औसतन लोग 2 से 3 बच्चे करने लगे। तो ये भी एक कारण रहा। और बेटर लिविंग कंडीशंस 2 साल में सबके जीवन जीने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आए, लोगों को बेहतर पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा ये मिली, और जो चेतना आई उसका भी जनसंख्या के वृद्धि पे भी और जनसंख्या रोकने पे भी उसका असर आया। लेकिन अभी भी जो चिंता की बात यह है कि 83% पॉपुलेशन जो है, 83% जो आबादी है वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में है, वो विकासशील देशों में है और अर्ध विकसित या कम विकसित देशों में है। तो इसको आप उस रिलेट कर सकते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ये सब जो फैक्टर हैं ये यहाँ पे इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ पे आबादी तो ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये एक बर्डन भी हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन पे और सभी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए चुनौती भी है। क्योंकि अगर ये लोग स्वस्थ रहेंगे, एजुकेटेड होंगे और साफ पीने का पानी होगा, सैनिटरी सर्विसेज होंगी, तो धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या स्टेबलाइज होगी और लोग खुद सचेत होके अपने जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। अब जनसंख्या ऐसा नहीं है कि केवल उसका नुकसान ही है, उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान हैं। अगर हम फायदों की बात करें कि जनसंख्या होने से क्या फायदा है, तो एक तो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। देखिए, अभी भी प्रकृति ने इतना कुछ दिया हुआ है कि अगर आपके पास इनोवेशन है, लोग हैं, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका दोहन करके और मनुष्य के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, असमानता, इनइक्वालिटी कम कर सकते हैं और सभी के लिए आप बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मोर इनोवेशन नीडेड, इसके लिए और ज़्यादा आपको अन्वेषी होना होगा, इनोवेट करना होगा, आविष्कार करना होगा। एक ये भी फायदा होता है कि जब जनसंख्या का दबाव होता है जहां से, तो वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव माइग्रेशन, एक को बोलते हैं नेगेटिव माइग्रेशन। पॉजिटिव माइग्रेशन ये होता है कि जैसे आप अपने मन से बेहतरी के लिए आप कहीं पे माइग्रेट करते हैं। जैसे आप कमाने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं या पढ़ने के लिए आप यूएस, यूके जाते हैं और बाद में आप वहाँ काम करते हैं और आप वहीं बस जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव माइग्रेशन है। दूसरा एक फोर्स्ड माइग्रेशन होता है या नेगेटिव माइग्रेशन होता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया, कोई प्राकृतिक आपदा आई और आपको वहाँ से जाना पड़ा। तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी वर्ड इस्तेमाल होता है कि कोई ऐसी मैन मेड या नेचुरल ऐसी आपदा आई जिसमें आपको वहां से जाना पड़ा, दूसरी जगहों पे आप चले गए। तो पॉजिटिव अगर माइग्रेशन है तो वो तो आपको दूसरे एवेन्यूज देता है, दूसरा प्लेटफॉर्म देता है, दूसरे अपॉर्चुनिटीज देता है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन में आप और वल्नरेबल हो जाने के चांसेस रहते हैं कि भाई आपके अपना, मान लीजिए कि जैसे आप इलीगल, मान लीजिए कोई आपदा आई और आप इलीगली किसी दूसरे देश में प्रवेश कर गए, तो दूसरे देश में प्रवेश कर गए तो आपके पास एक तो कोई राइट्स नहीं रहेगा, आपके पास कोई राइट्स नहीं रह जाता है, आपकी आइडेंटिटी
का सवाल है। इसीलिए कई देशों में आप देखते हैं कि लोग वहाँ पे अपनी नागरिकता को लेके संघर्षरत रहते हैं कि वो कालांतर में या किसी कारण से वो एक देश से दूसरे देश चले गए और वहाँ उनकी आइडेंटिटी को लेके सवाल उठता रहता है, उनके अधिकारों को लेके सवाल उठता रहता है, क्योंकि जब तक आप किसी देश के नागरिक नहीं होते हैं आपको समस्त अधिकार नहीं मिलते हैं। अब जनसंख्या के जो फायदे हैं कि अगर देश में जनसंख्या पर्याप्त है और संसाधन पर्याप्त है तो आप उनका दोहन करके आप आर्थिक ताकत बन सकते हैं। लेकिन उसका जो नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष है असमानता का बढ़ते जाना, गरीबी का बढ़ता जाना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेस, कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है समुदायों के बीच, अलग अलग समूहों के बीच। और आप अगर देखें कि भाई ये अभी जब कोविड-19 जब कोरोना काल के कारण लॉकडाउन हुआ दुनिया में, उस समय 8% नए लोग गरीबी रेखा में शामिल हो गए। 8% नए लोग गरीबी रेखा में दुनिया के स्तर पे शामिल हो गए। तो कोई कोई ऐसी महामारी भी आपकी गरीबी को बढ़ा देती है, और जनसंख्या का दबाव तो आपको गरीब बना ही सकता है अगर आपके पास उसकी प्लानिंग नहीं है। इनइक्वालिटी, अगर संसाधन सीमित हैं और कुछ लोगों के पास अधिक संसाधन है और ज्यादा लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है, तो उससे समाज में असमानता बढ़ती है और उससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन को लेके उसमें भी इनइक्वालिटी देखने में आती है, असमानता देखने में आती है। जैसे लड़कियों की शिक्षा दुनिया में अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आप चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे अलग अलग देशों में शिक्षा और ख़ासतौर से लड़कियों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहती है। अब महिलाओं की नौकरी, देखिए एक सीधा संबंध होता है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी और नौकरी करेंगी तो आबादी कम होगी, जनसंख्या कम होगी। लेकिन बहुत सारे देशों में जो हार्डलाइनर हैं वो महिलाओं की नौकरी पे पाबंदी लगाते हैं और महिलाओं को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। एक दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता बन के उभर रही है, ये बढ़ती जनसंख्या, जो 8 अरब की जनसंख्या है, वो है ओल्ड एज केयर। जो विकसित देश हैं, कई सारे विकसित देश हैं, स्वीडन है, यूके है, जापान है, इन सब देशों में जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि चूंकि औसत उम्र बढ़ रही है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखने वाले लोग नहीं हैं। ओल्ड एज केयर एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को इतना नियंत्रित किया कि वहाँ पे युवा लोगों की संख्या कम हो गई। अब ऐसे भी देखें, अगर आपकी अब 3-4 अगर भाई बहन परिवार में नहीं होंगे तो आपके बहुत सारे संबंध, जो सामाजिक संबंध हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपकी बुआ, आपकी मौसी, है ना, आपकी मामी, ये सब धीरे धीरे संबंधों पे भी उसका असर पड़ता है। और संयुक्त परिवार तो अब लगभग नहीं के बराबर बचे हैं, क्योंकि जब आर्थिक दबाव पड़ता है तो परिवार टूट जाते हैं और फिर सब लोग अपनी अपनी चिंता करते हैं। तो जो एक पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी और ज्वाइंट फैमिली थी, सबके आय का स्रोत वही था, लेकिन अब चूंकि आय के स्रोत अलग अलग हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत सारा है, एस्पिरेशन बहुत सारा है, तो ज्वाइंट फैमिली भी खत्म हो रही हैं। ये जो बढ़ती जनसंख्या का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू ये है कि हु नीड्स मोर रिसोर्सेज। ये हमेशा एक विवादास्पद विषय रहेगा कि किसको सबसे ज्यादा संसाधन चाहिए। सबसे ज्यादा संसाधन किसको चाहिए, किस ग्रुप को चाहिए, किस व्यक्ति को चाहिए, किस परिवार को चाहिए, ये हमेशा एक विवादास्पद विषय रहता है और जनसंख्या का बढ़ता दबाव इस विवाद को और बढ़ाएगा।
देखिए ये सेरनाउ ने 94 में ही कहा था कि जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है ये एक एक्सक्लूजन की अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। मतलब कि जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों के, कुछ ही देशों के, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होते जा रहे हैं और बाकी लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, है ना, बहिष्कृत, बाकी लोग बहिष्कृत हो रहे हैं। मतलब उसका वो हिस्सा ही नहीं है कि सबको संसाधन मिले और सबकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और दुनिया में बड़ी जो आबादी है उस वो $1 $2 रोजाना पे अपना जीवन चलाती है। $1 मोटा मोटी आप मान लें कि 80 रुपये अगर है तो $2 160 रुपये। तो 160 रुपये में दुनिया की जो बड़ी आबादी है वो 100, 150, 200 में अपना जीवन चलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका भोजन, उनका साफ पीने का पानी, उनके लिए घर, उनके लिए सैनिटेशन, उनके लिए दवाई, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। अब बढ़ती जनसंख्या का एक दुष्परिणाम यह है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप देखें तो हम एक उदाहरण आप देखें कि अभी ट्रैफिक को अगर आप लें तो कैसे है ट्रैफिक। सबवे में भी चल रहा है, सड़क पे चल रहा है, फ्लाईओवर पे भी चल रहा है, मेट्रो भी चल रही है, कारें चल रही हैं, लोग समुद्री जहाज और नाव से भी यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज से भी यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हैं। तो इतना डायमेंशन है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नदियों को लोग पाट रहे हैं, नदियों में कचरा डाल रहे हैं, उस पे कब्जा कर रहे हैं, तालाबों पे कब्जा कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल स्रोत थे कि जब बारिश होगी और वो फिर जाके एक तालाब में मिलने वाले जो रास्ते थे उन पे लोगों ने घर बना लिए और उन तालाबों को पाट दिया। तो ये आप देखें कि चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, है ना, पहाड़, नदी, है ना, तालाब, खदान, है ना, अब बालू, रेत लोग नदियों से निकाल रहे हैं। तो ये सब पूरा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो काफ़ी चरम पे है नेचुरल रिसोर्सेज पे। पहाड़ों पे बहुत सारे लोग घर बना रहे हैं। देखिए ट्रेडिशनली पहाड़ पे छोटे छोटे घर होते थे और वो इकोसिस्टम के साथ समन्वय रहता था। अब लोग पहाड़ों पे बड़े बड़े घर और विला बनवा रहे हैं। हमारे एक दोस्त मजाक में कहते हैं कि लोग पहाड़ों में जाके और करोल बाग बनाना चाहते हैं। तो उसके दुष्परिणाम आप ने देखा ही है कि बीच बीच में जब सैलाब आता है, नदी में बाढ़ आती है और भूस्खलन होता है तो बहुत सारे घर, बहुत सारे होटल वो बह जाते हैं। बहरहाल जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज पे भी दबाव है और समुद्र से लेके नदी, तालाब, सबका एक्सप्लॉयटेशन है। अर्ली मैरिज और इलिटरेसी भी एक उसका दुष्परिणाम है, क्योंकि लड़की अगर स्कूल नहीं जाएगी तो आप ये तय मानिए कि उसकी शादी कम उम्र में हो जाएगी। और दुनिया के कई देशों में अभी भी लड़कियों की शादी एक अच्छा खासा प्रतिशत, 30 से 40% जो लड़कियां हैं उन देशों में खास तौर से जहां संघर्ष चलता है, कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, इस तरह के देशों में 30 से 40% जो लड़कियां हैं उनकी शादी 13 साल, 14 साल, 15, 16 साल में हो जाती है। तो अब अर्ली मैरिज होगी, इलिटरेसी है तो जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। अगर ये लिटरेट होंगी, एजुकेटेड होंगी और शादी की उम्र ज़्यादा होगी तो बच्चे कम होंगे। अब जनसंख्या बढ़ने का एक सीधा दुष्परिणाम आपको देखना है तो जापान में आप देख सकते हैं कि जापान में जो बुजुर्गों की संख्या है वो एकदम चिंताजनक स्तर पे पहुंच गई है। और इस सदी के अंत तक ऐसा माना जाता है कि वहाँ की आबादी आधी हो जाएगी।
जापान की जो जनसंख्या है वो 50% कम हो जाएगी। और एक ये भी चिंता करने वाली बात है कि G7 जो ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज का, G7 ग्रुप में अगर आप देखें तो जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या भी सर्वाधिक है। जापान में G7 ग्रुप के जो देश हैं उसमें जापान में सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। क्योंकि ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि आर्थिक समृद्धि के साथ अगर सामाजिक संतुलन नहीं है तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइडल टेंडेंसी होना आम बात है। और भारत में इसीलिए दोनों के समन्वय पे बल दिया जाता है और कृषि समाज में ये कहा जाता है कि धन और जन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। आपने वो मुहावरा भी सुना होगा कि 10 की लाठी एक का बोझ। इसका मतलब यही है कि 10 लोग अगर एक एक लाठी को पकड़ लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 10 लोगों में, तो वो उनके लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को वो क्यूमुलेटिव ढंग से वो काम करना पड़े तो उसके लिए वो एक बर्डन बन जाता है, वो एक बोझ बन जाता है। तो ओल्ड एज केयर की जो मैं बात आपसे कर रहा था कि जापान में तो वो एक चिंता ही है, लेकिन भारत में भी आने वाले सालों में ये चिंता आपको परेशान करने वाली है। देखिए, लैंसेट जो है, एक लैंसेट दुनिया में ये हेल्थ में लैंसेट जो जर्नल का नाम है, जर्नल है, ये बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है और इसमें रिसर्च पेपर जो छपते हैं उसको पूरी दुनिया नोटिस लेती है। ये हेल्थ के ज़्यादातर जर्नल्स इसमें छपते हैं, पब्लिक हेल्थ के भी छपते हैं और पीडियाट्रिक भी छपते हैं। तो ब्रॉडली स्वास्थ्य से संबंधित जो रिसर्च पेपर्स हैं वो लैंसेट में छपते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि इस सदी के अंत तक मतलब 2099 तक 2.4 बिलियन, है ना, मतलब 2.4 अरब लोग जो हैं वो 65 वर्ष से अधिक के होंगे दुनिया में, जबकि 20 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 1.7 बिलियन ही रहेगी। तो अब देखिए कि 2.4 बिलियन जो हैं वो ओल्ड एज वाले हैं और ये 20 साल जिनकी उम्र है वो 1.7 बिलियन है। तो अब इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी ओल्ड एज केयर की है। क्योंकि वो 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं तो वो इन पे निर्भर होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या है जो बुजुर्गों की है और उससे काफ़ी कम संख्या में युवा हैं। तो अब इसमें जो बर्डन होगा ये 20 साल के युवा पे, वो दो पीढ़ियों के, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, उन सब की देखभाल करने की होगी। क्योंकि जनसंख्या को आप यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत एक या दो युवा लोग होंगे, लेकिन यहाँ आपको 4 या 5 बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी आपको देखभाल करनी होगी आने वाले समय में। तो इसीलिए ये महिलाओं की शिक्षा और उनकी रोजगार में भागीदारी, ये 2 चीज़ आपको करना होगा जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित रहे। भारत जैसे देश में भी ये स्थिति आएगी क्योंकि अभी हम युवा देश हैं और युवाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर युवाओं की संख्या आज ज़्यादा है तो बुजुर्गों की संख्या भी आने वाले समय में ज़्यादा होगी और उसके लिए हमें अपने देश में एक कैंपस में स्कूल और वृद्धाश्रम की योजना अभी से बनानी
चाहिए, क्योंकि हमको अब इस तरह की एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें ओल्ड एज केयर का भी ट्रेनिंग मिले, और वृद्ध लोग भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, और बच्चे भी उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी ज़रूरतें और उनके प्रति संवेदनशीलता को सीख सकें। तो हमें आर्थिक रूप से सक्षम और शिक्षित लोग तो चाहिए ही, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन करें, और बुजुर्गों की देखभाल भी होती रहे, क्योंकि जनसंख्या के साथ हमको कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे जब परिवार में कोई भी नया सदस्य आता है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं, और हर एक समाज में एक कोई ना कोई परंपरा है जिसमें बच्चों के जन्म पे गीत गाए जाते हैं, सोहर गाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो ये भी हमको देखना होगा कि जो हम बच्चे की खुशी अपने पारिवारिक स्तर पे मना रहे हैं, दुनिया के स्तर पे जब वो आंकड़ा बनता है तो वो कहीं वो चिंता की बात तो नहीं है। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, नवागंतुक का जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके स्वागत का वो गीत, वो परंपराएं भी चलती रहनी चाहिए, बुजुर्गों का की भी देखभाल होती रहनी चाहिए, और दुनिया के स्तर पे वो चिंता का कारक नहीं बने, ये भी देखना होगा।